हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि सर्कुलर मोशन किस तरीके से होते हैं और सर्कुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन, इनमें क्या एनालॉगी है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम देखेंगे कि आगे का जो पार्ट है रोटेशनल मोशन का, क्योंकि रोटेशनल मोशन हमारे रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का अगला पार्ट है। सर्कुलर मोशन हम देख चुके, अब हमें रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करनी है। रोटेशनल मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोटेशनल मोशन में कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि अब अगर आप बॉटम में देख पा रहे होंगे तो बॉटम में आपको एक डायग्राम दिखेगा जो कि है ये। इसमें अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो आपको दिखेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर से पास हो रहा है। तो डिस्क कैसे घूम सकता है ये आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज वही एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाता है लाइक दिस, तो अब ये जो बॉडी है कुछ अलग तरीके से रोटेट करेगा। ये जो जिस तरीके से अभी फिलहाल दिख रहा है वैसे नहीं रोटेट करेगा, थोड़ा रोटेशन उसका चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन, मास का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। इवन अलग अलग शेप साइज के हिसाब से भी रोटेशनल मोशन की स्टडीज़ के बारे में हमें अब स्टडी करना है। सो ओवरऑल सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो आप सभी ने इसके ऊपर अब ध्यान देना है। ओके, अब अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा एक स्लाइड है जिसके अंदर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मैं आपको वन बाय वन इसके बारे में समझाऊंगा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहली बात, इसकी जो डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर, वो ये बताती है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये ऐसे समझाएंगे तो कुछ नहीं समझेगा। सबसे पहली बात तो हमें इसके डायग्राम के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक डायग्राम है। ये एक ऐसे ही कोई एक रैंडम शेप का बॉडी है जो फिलहाल आपके सामने आपको दिख रहा है। अगर सपोज उसमें से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है जिसके अलॉन्ग ये बॉडी अब गोल गोल घूमेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। सो अगर ये बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर घूमता है, ठीक है, सो अगर इसकी पूरी बॉडी जो है उसके हम छोटे छोटे मासेस कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल एक मास जो रहेगा वो ये रहेगा, यहाँ पर m1 है, यहाँ पर ये m1 है, फिर ये m2 है, m3, m4, m5, ऐसे करते करते सपोज ये बॉडी n नंबर ऑफ मासेस से बनी हुई है और वो मासेस अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि ये मासेस कितने हैं और साथ ही साथ इन मासेस का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो सपोज m1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r1। वही अगर हम बात करें m2 जो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा है m2, सो m2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r2। ऐसे करते करते mn पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है rn। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो वो ये रहेगा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, इट इज I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus m4 r4 square up to mn rn square। इसी को हम अगर समेशन के फॉर्मेट में अगर स्टडी करें तो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिखेगा एंड दैट इक्वेशन इज समेशन mi ri square वेयर I गोज फ्रॉम 1 to n। सो आप ये जो इक्वेशन है इसको बोला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम एडिशंस करते जा रहे हैं, अगर आप देखो वी आर एडिंग, बट किसको ऐड कर रहे हैं, हम इनको ऐड कर रहे हैं। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनको हम ऐड करते जा रहे हैं। अब इसी चीज को डेफिनेशन के फॉर्मेट में यहां पर दिया हुआ है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज सम, मतलब एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मास से डिस्टेंस बन रहा है एक्स ऑफ रोटेशन का वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए। सो अगर ऐसा ही है, सो ऑब्वियसली अगर आप गौर से देखो तो इसका जो यूनिट बनेगा एज ये एम आर स्क्वायर है, सो एम के लिए केजी और आर के लिए मीटर, सो इसका जो यूनिट बनता है वो बनता है, ऐसा यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि लीनियर मोशन जब हम करते हैं, ये तो रोटेशनल की बात हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन हम लीनियर के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, अगर हम चल रहे हैं, अगर कोई गाड़ी में हम बैठे हैं, अगर गाड़ी चल रही है और सडनली गाड़ी ने ब्रेक मारा तो हम आगे जाते हैं।
इसे हम बोलते हैं कि हम इनर्शिया की वजह से आगे चले गए। इसमें मास हमारा हेल्प करता है, फिर मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्शिया। सो व्हेन वी कंसीडर लीनियर मोशन, मास इज इंपॉर्टेंट। बट अगर कोई चीज़ घूम रही है तो घूमते वक्त उसे जो इनर्शिया मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन कर रहे हो यहाँ पर, अगर आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है जो कि ये डिस्क का डायग्राम है, इमेजिन करते हैं इस डिस्क को हम यहाँ से अगर होल्ड करें और इसको घुमा दे लाइक दिस, तो वो गोल गोल घूमेगा। भले आपने फोर्स नहीं लगाया लेकिन फिर भी वो घूमेगा। इट इज जस्ट बिकॉज उसे एक इनर्शिया मिला है। और वो इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंसेस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंसेस पे है। इसीलिए एक कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसे हम फॉर्मुलेट करते हैं बाय दिस। इस फॉर्मूले से हम उसे फॉर्मुलेट करते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? सो इसके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। हमें सर्कुलर मोशन में हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, दैट लीनियर वेलोसिटी इज r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। सो अगर पहले पार्टिकल का वेलोसिटी अगर देखें, सो डायग्राम में आपको गौर से दिख रहा होगा कि ये जो बॉडी है वो एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। एज वो एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, इसका क्लियरली मतलब है ये जो मास है m1 वो एक पर्टिकुलर समय में चक्कर मार के यहाँ पर आ जाएगा। वही ये जो मास है m2 वो भी एक पर्टिकुलर समय में चक्कर मार के इधर आ जाएगा, और ये जो mn है वो भी एक पर्टिकुलर समय में चक्कर मार के यहाँ पर आएगा। और ये तीनों भी टाइम सेम ही रहेंगे, जस्ट बिकॉज तीनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। जब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एक चक्कर या फिर एक राउंड मार के आने का टाइम सबका सेम रहेगा, एज सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। इसका क्लियरली मतलब है दैट हर एक पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट होगा। इसीलिए अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देख पा रहे हो, सो दैट फॉर्मूला इज v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, अप टू vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। ओमेगा में चेंजेस नहीं है बिकॉज ओमेगा सबके लिए कांस्टेंट है। अब अगर ऐसा ही है, सो अगर हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो पे अटेंशन, अगर हम बात करते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी की, सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी का या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा v1। अगर हम इसकी बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज आपको मालूम है दैट दीज वेलोसिटीज v आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटीज। मतलब ड्यूरिंग द रोटेशन और ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन देयर डायरेक्शन विल बी टेंजेंट। सो ये v1 का डायरेक्शन, वो v2 का डायरेक्शन, ये जो है वो vn का डायरेक्शन होगा यहाँ पर। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। बट एज वी नो दैट v1 इज इक्वल टू r ओमेगा या फिर r1 ओमेगा, इसलिए v1 स्क्वायर हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा दैट विल बी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वैसे अलग अलग पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो हाफ m2 v2 स्क्वायर, जो कि बनेगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करते करते अगर हम nth पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ले तो वो हो जाएगा हाफ mn vn स्क्वायर, दैट इज हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए अगर हमें, सो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इस हिसाब से देखें, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा इन सभी एनर्जीज को ऐड करो। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी, या फिर टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम इसमें से हाफ और ओमेगा स्क्वायर, हाफ यहाँ पर और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर, अगर अलग अलग कॉमन निकालते हैं, सो जो सेंट्रल टर्म हमें बचेगी ब्रैकेट में जो दिख रही है वो बचेगी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। लेकिन जैसे कि हमने हमारे एनालॉगी इक्वेशन में देखा था कि अगर लीनियर में होगा हाफ mv स्क्वायर तो रोटेशनल में होगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ऐसा ही है तो हाफ, तो ये जो हाफ है वो तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो भी हमें दिख रहा है यहाँ पर। इसका क्लियरली मतलब है ये जो आई है यहाँ पर वो ये ब्रैकेट वाली टर्म होगी। जी हाँ, इसका मतलब है ये जो आई है उसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। इन शॉर्ट ये जो फॉर्मूला बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन से बनता है, जिसके बारे में अब हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। जिस तरीके से मैंने एनालॉगी में आपको समझाया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लीनियर इक्वेशन होता है।
जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सो सिमिलरली फोर्स के एनालोगस क्वांटिटी जो होगी वो होगी टॉर्क, मास के लिए एनालोगस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए होगा एंगुलर एक्सेलरेशन एनालोगस क्वांटिटी। इसीलिए एक नया फॉर्मूला बनता है टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इस फॉर्मूले को अगर हम गौर से समझें तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में इस कॉन्सेप्ट को समझने जाएं, सो पे अटेंशन। यहाँ पर आपको दिखेगा कि अगर कोई एक सर्टन मास की बॉडी है, उसको अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसके वजह से उसमें एक्सेलरेशन का डेवलपमेंट होता है। अगर आप ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर लगाते हो तो वो बॉडी जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन फील करती है, फिर ज़्यादा एक्सेलरेशन उसे मिल जाता है। जैसे कि फुटबॉल को अगर आप स्लो किक करते हो तो वो स्लो एक्सेलरेशन, फिर कम एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। लेकिन अगर आप उसी फुटबॉल को जोर से किक करते हो, मतलब आप फोर्स ज़्यादा लगाते हो उसे, तो वो ज़्यादा एक्सेलरेशन से ज़्यादा स्पीड पकड़ के आगे जाएगा। ये फॉर्मूला समझाता है F इज इक्वल टू एम ए। सिमिलरली अगर हम टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा की बात करें तो ये क्या समझाता है हमें, अगर सपोज एक कोई डिस्क है, फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा डायग्राम में यहाँ पर कि यहाँ पर एक डिस्क है। यहाँ पर अगर उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, सपोज जो भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है आई। अगर आप इसे घुमाते वक्त, अगर आप ऐसे इसको घुमाते हो लाइक पकड़ के, सो अगर आप कम टॉर्क लगाते हो तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, घूमने का जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा। वही अगर आप उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन से घुमाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क और एक्सेलरेशन के बीच में जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, मतलब अगर आप ये फॉर्मूले को गौर से देख रहे हो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, सो टाउ डिवाइड बाय अल्फा किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट टर्म होगी उस बॉडी की, और उसको भी बोला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ बाय अल्फा इज इक्वल टू आई। मतलब आप उसी बॉडी में अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहते हो आपको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, कम एक्सेलरेशन चाहते हो आपको कम टॉर्क लगाना पड़ेगा, एंड द कांस्टेंट टर्म विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगर ऐसा ही है, सो आप यहाँ पर अब गौर से ध्यान दे सकते हो। सो ये जो अब यहाँ पर डायग्राम है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट मतलब हमने स्टडी किया था टॉर्क। इट इज द टॉर्क क्रिएटेड बाय द फोर्स, सो इट इज अ टर्निंग फोर्स एंड इट इज इक्वल टू मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब F इंटू डी। ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया था। अब व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर अलग तरीके से भी समझाया गया है। इट इज द मोमेंट रिक्वायर्ड बाय अ सॉलिड बॉडी टू ओवरकम इट्स रेजिस्टेंस टू रोटेशन। अब इसको मैं समझाऊंगा इस स्टेटमेंट को। अगर सपोज कोई बॉडी घूम रही है और घूमते घूमते ऑब्वियसली उसका टेंडेंसी है कि वो आहिस्ते आहिस्ते रुकने की कोशिश करेगा, मतलब रोटेशन को रेजिस्टेंस देगा। उसे ओवरकम करने के लिए आपको फिर से एक बार उसे घुमाना पड़ता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि वो बॉडी घूमती रहे, वो रुके नहीं, तो आपको वापस वापस उसको घुमाना पड़ेगा, उसको टॉर्क देना पड़ेगा या फिर उसको मोमेंट देना पड़ेगा। दैट मोमेंट विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर कोई डिस्क को आप कंटिन्यूसली घुमाते रहना चाहते हो, एक बार आपने घुमाया तो ऑब्वियसली वो कुछ समय के बाद रुक जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो वो कंटिन्यूसली घूमे तो आपको जो चीज़ उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसे बोला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क देते हो आप, लेकिन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट होगा। अगर ऐसा ही है, सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर तरीके से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप यहाँ पर देखो, इट इज द मास प्रॉपर्टी ऑफ अ रिजिड बॉडी दैट डिटरमाइंस टॉर्क नीडेड फॉर अ डिजायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एक सर्टन एंगुलर एक्सेलरेशन पाने के लिए हमें कितना टॉर्क देना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। इसका मतलब है अलग अलग शेप की जो बॉडीज हैं, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, अलग अलग शेप्स होते हैं। अगर मास भी भले सेम हो लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका थोड़ा बहुत अलग अलग होगा। सो अगर डिफरेंट शेप्स की बॉडीज़ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है तो इसका मतलब है, अब आप मैथमेटिकली इसे समझते हैं, इफ़ आई इज़ डिफरेंट देन फॉर गेटिंग सेम अल्फा यू हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट टॉर्क। बिकॉज आई अलग अलग है तो अल्फा भले ही सब में सेम हो, लेकिन आई अलग अलग होने की वजह से अलग अलग शेप्स का टॉर्क जो है वो आपको अलग अलग देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोलता है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लास्ट स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो लास्ट स्टेटमेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी एंड मे बी डिफरेंट अराउंड डिफरेंट एक्स ऑफ रोटेशन। एक्स ऑफ रोटेशंस भी अगर चेंज होते हैं तो भी चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ रोटेशन। मतलब सेम डिस्क में अगर आपका एक्स ऑफ रोटेशन सेंटर पे है या टेंजेंट है या फिर कहीं और है, लाइक सेंटर पे है या बीच में है या फिर टेंजेंट है, उसके हिसाब से भी डिपेंड करेगा कि आपका टॉर्क कितना लगेगा आपको घुमाने के लिए। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है
ये इसके ऊपर बेस्ड है जिसके बारे में हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, करेक्ट। सो ये जो सारी चीज़ें इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये मैंने अभी आपको बता दिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सिंपल इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सो ये फॉर्मूला जो है वो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की कॉन्सेप्ट से आया। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हो जाता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इसके बारे में हमें स्टडी करना था जो हमने किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है रोटेशनल मोशन में जो समझने लायक है। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ये लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज करके रखना सो दैट आपको अगले लेक्चर में फायदा होगा। थैंक यू सो मच।